सलाम दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज़ अपने सफ़र पर निकलता है। ये सफ़र न्यू हैमिल्टन इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ होता है। इस जहाज़ में दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर, दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बैठे होते हैं जो अपना फ्यूचर अमेरिका में देख के अमेरिका की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इस शिप की कमांड 62 ईयर के एडवर्ड स्मिथ संभाल रहे होते हैं और हर जगह एक्साइटमेंट होती है क्योंकि ये दुनिया का सबसे लग्जरियस और सबसे बड़ा शिप होता है। इस शिप की जो लेंथ होती है वो होती है 269 मीटर और जो हाइट है वो है 53 मीटर। शिप को बनाने के लिए $7.2 मिलियन रकम लगी थी उस टाइम, जो अगर इन्फ्लेशन को अगर अकाउंट में लाया जाए तो आज के $40 मिलियन बनते हैं। शिप के अंदर की डेकोरेशन किसी भी 7 स्टार होटल को पीछे छोड़ देगी। स्टील की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनल, 2 स्टेयरकेसेस, लग्जरियस स्टेयरकेसेस, एक स्विमिंग पूल, एक हीट स्विमिंग पूल, एक लाइब्रेरी। इस शिप के अंदर 4 होटल्स, 2 बार्बर शॉप्स और एक बहुत बड़ी लग्जरियस लाइब्रेरी थी। इतनी बड़ी शिप कि एक पूरे शहर समंदर पे चल रहा है। और सबसे यूनिक बात इस शिप के सिक्योरिटी फीचर, इस शिप को अनसिंकेबल शिप कहा जाता था, यानी कि ये शिप कभी भी नहीं डूब सकती। इस शिप को बनाया था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने और इसके वाइस प्रेसिडेंट ने पब्लिक के सामने आके कहा था कि इस शिप को कोई भी डुबो नहीं सकता। उसे इतना प्राउड फील था अपने ऊपर। 12 अप्रैल 1912 अपने सफर स्टार्ट करने के 2 दिन बाद इस शिप को पहली वार्निंग आती है कि आपके सफर में आइसबर्ग्स हैं। ये आइसबर्ग अटलांटिक से लेकर अमेरिका की तरफ जो ये रूट इख्तियार कर रही थी, उस रूट में बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे और इससे जो वार्निंग मिलती हैं वो दूसरी शिप्स वार्निंग देती हैं। ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है कि एक शिप अगर कहीं से गुजरी है, उसने कुछ देखा है तो वो वार्निंग देते हैं पिछली शिप्स को। तो दूसरी शिप्स ने भी वार्निंग देना स्टार्ट कर दी, अलर्ट स्टार्ट कर दिए कि सेफ तरीके से आगे बढ़ो क्योंकि आगे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। उन वार्निंग को देखते हुए टाइटैनिक ने 2 दफ़ा अपना रास्ता भी चेंज किया, अपना रूट भी चेंज किया, मगर अपनी स्पीड कम ना की। स्पीड ना कम करने के पीछे क्या राज है, ये राज भी टाइटैनिक के साथ समंदर में डूब गया। ये जहाज आगे बढ़ता रहा। इस जहाज की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। इतनी बड़ी मशीन के लिए 40 किलोमीटर पर आवर एक बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, लेकिन ये इस स्पीड से आगे बढ़ते रहे। फिक्स 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को इनको 7 आइस वार्निंग्स आती हैं कि आगे ग्लेशियर्स हैं, आप अपनी स्पीड कम करें। मगर ये फिर भी उसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे। मगर फिर वो हुआ जिसका हम सबको डर था। 14 अप्रैल 1912 की रात, ये ऐसी रात थी जो इस शिप को अपने साथ ले गई। समंदर में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आप आंख से कुछ देख भी नहीं सकते थे, स्पेसिफिक स्कोप यूज़ करते थे कुछ देखने के लिए। लेकिन हर बड़े जहाज़ में एक ऐसी पोजीशन होती है टॉप पे जिसे लुकअप पॉइंट भी कहते हैं। वहाँ पे बैठ के आप देख सकते हैं कि सामने क्या चीज़ आ रही है, अगर आगे ग्लेशियर है या नहीं है, आगे क्या चीज़ है। वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, फेडरिक। उस रात इतनी ठंड थी कि उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उसकी आंखों से पानी आ रहा था, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बाद उसने देखा कि सामने एक ग्लेशियर है और शिप उस ग्लेशियर से टकराने वाला है। उस मोमेंट पे उसने 3 दफ़ा घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद उसने नीचे कॉल की और कॉल करके बताया कि मूव योर शिप टू द लेफ्ट साइड, आगे ग्लेशियर है। ये मैसेज पहुंचाने के फिक्स 1 मिनट बाद वो जहाज़ को घुमाते हैं, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होती है। टाइटैनिक जहाज़ आइसबर्ग से टकरा चुका होता है। यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो ऊपर लुकअप पॉइंट पे बैठा था उसने नीचे मैसेज क्या भेजा था कि जहाज़ को आप लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट। ये टाइटैनिक के डूबने की सबसे बड़ी वजह बन। जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था, इसकी जो लेंथ थी वो भी कुछ छोटी नहीं थी। ये था 400 से 200 फीट का बड़ा, इतना बड़ा कि एक फुटबॉल स्टेडियम जितना ये आइसबर्ग था, और जो इसकी हाइट थी वो लुकअप पॉइंट तक जा रही। लेकिन ये आइसबर्ग जहाज़ के फ्रंट हिस्से से टकराया। अब बो क्या होता है मैं आपको इस पिक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। बो क्या होता है? बो होता है जहाज़ का फ्रंट पार्ट और नी होता है जहाज़ का नीचे वाला पार्ट। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो नी होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है बो होता है। और ये जो टकराया था ये जहाज़ के बो में टकराया था, मीन्स के नीचे नहीं, जहाज़ के ऊपर टकराया था उसकी अपनी हाइट की वजह से। ये जहाज़ 10 सेकंड तक उस आइसबर्ग से लगता रहा। अब आपके माइंड में एक चीज़ आई होगी कि बर्फ़ से इतना मजबूत जहाज़ कैसे क्रैश हो सकता है या कैसे डूब सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स आपके घर में जो छोटी छोटी बर्फ़ पड़ी होती है उससे मेटल के पीसेस को नहीं तोड़ा जा सकता। इसी की एग्जांपल इतनी सी है कि एक लकड़ी का पीस हो, उससे आप गाड़ी को मारें तो गाड़ी को नहीं तोड़ा जा सकता, मगर जब यही गाड़ियाँ दरख्तों के साथ लगती हैं तो पूरी क्रैश हो जाती हैं। इसी तरह आप उस आइसबर्ग का वेट चेक करें और उसका साइज़ चेक करें। इतना बड़ा साइज़ था कि उसने पूरे के पूरे जहाज़ में होल बना दिए, जिनसे पानी अंदर जहाज़ के अंदर घुसना स्टार्ट हो गया और जहाज़ अंदर से भरना स्टार्ट हो गया।
इसके फिक्स 1 मिनट बाद कैप्टन ने एक मीटिंग कॉल की और एनालिसिस किया कि जहाज़ की अभी सिचुएशन कैसी है, क्या हम जहाज़ में रहें या जहाज़ को छोड़ दें। लेकिन जब जे स्मिथ कमांडर ने मीटिंग कॉल की, उसने देखा कि पानी कितना भर चुका है, तो उसे रियलाइज़ हुआ ये जहाज़ तो डूबने वाला है। पूरा का पूरा हॉल शॉक में आ गया, क्योंकि वो सब ये समझते थे कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता, ये जहाज़ कुदरत से भी ऊपर है। उनका दिमाग ऐसे था। लेकिन जब उन्होंने मीटिंग कॉल की, इतनी बेस्ट सिक्योरिटी वाला जहाज़ भी डूब सकता है, उन्हें आइडिया हो गया कि अब जहाज़ कुछ ही घंटों में डूबने वाला है। सिक्योरिटी फीचर पे आ जाएं। इस जहाज़ में डबल बॉटम हल था। हल क्या होता है? जहाज़ के नीचे वाला हिस्सा। उसमें डबल बॉटम हल था, मीन्स कि एक हल टूटा तो दूसरा हल आ जाता था नीचे। मगर इस जहाज़ की बदकिस्मती ये थी, जब ये क्रैश हुआ आइसबर्ग से, तो ये नीचे से नहीं लगा, ये ऊपर से जाके लगा, और ऊपर से लगने की वजह से ऊपर से डेंट पड़े, नीचे से तो जहाज़ सेफ था। अब सेकंड फीचर क्या था कि इस जहाज़ के हल को नीचे से 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे क्रैश हो जाता है और 4 कंपार्टमेंट पानी से भर जाते हैं, तब भी जहाज़ बगैर किसी रुकावट के इजीली चल सकता था। इस टकराव की वजह से 6 कंपार्टमेंट पहले से भर चुके थे, तो जहाज़ का डूबना तो तय था। टकराने के फिक्स 20 मिनट बाद कैप्टन जे स्मिथ कॉल करते हैं SOS कि कोई आसपास कोई जहाज़ है तो वो हमें आए और बचाने। और ये SOS कॉल बार बार भेजी जाती हैं, बार बार भेजी जाती हैं। यहाँ पे इस जहाज़ के पहले हीरो सामने आते हैं, जेड फिलिप्स। वो क्या करते हैं? वो बार बार SOS कॉल भेजते रहते हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक बड़ा सा समंदर है, उसके अंदर जहाज़ में आप बैठे हैं और वो जहाज़ डूबने वाला है। अगले 10-20 मिनट में आपके ऊपर क्या कैफियत होगी, क्या चीज़ होगी। मगर उस जहाज़ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। सब एंजॉय कर रहे थे। कैप्टन के कहने के बावजूद कि जहाज़ डूबने वाला है, किसी को टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि वो समझते थे कि हमारा जो जहाज़ है वो कुदरत से भी ऊपर है, हमारा जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता। ये जहाज़ दुनिया का पावरफुल जहाज़ है, ये कभी डूब ही नहीं सकता। उन्हें परवाह ही नहीं थी। कैप्टन के बार बार कहने के बावजूद किसी को कोई परवाह नहीं थी। उन्हें एहसास भी नहीं था कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है, उन्हें लेने के लिए मौत आ रही है। मगर वो सब एंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे। आपने अगर टाइटैनिक मूवी देखी हो तो वही सीन वहाँ पे हो रहा था एक्चुअल में। सारे मस्ती में, शराब, गाना आम था और चिल मार रहे थे, मगर मौत उनकी तरफ बढ़ रही थी। फिक्स 20 मिनट बाद 12:20 पे पहली SOS कॉल एक शिप्स को मसूल होती है, RMS कारपेथिया। ये वो शिप होती है जो टाइटैनिक से सबसे करीब होती है। उससे पहली कॉल मसूल होती है SOS। वो कॉल अटेंड करते हैं और उन्हें पता चलता है कि टाइटैनिक सिंक करने वाला है। लेकिन ये जहाज़ भी 107 किलोमीटर दूर था टाइटैनिक से। अगर ये अपनी पूरी स्पीड से भी आता टाइटैनिक तक, तो इससे 3.5 घंटे लगते। अब मेन सवाल ये आता है कि 3.5 घंटों में क्या कोई टाइटैनिक का पैसेंजर बच सकता था? अगर ये जहाज़ इतना लेट होता तो क्या ये टाइटैनिक के सारे पैसेंजर को बचा सकता था? बाकी शिप के मेंबर्स फ्लेयर्स और गन चलाते हैं कि आसपास क्या पता कोई भी शिप हो और वो हमें बचाने आ जाए, क्या पता कोई एक खुदा की तरफ से कोई कुदरत आ जाए, उन्हें बचा के ले जाए। मगर ऐसा नहीं होता। इसके बाद कैप्टन ने फर्स्ट कॉल दी कि शिप को छोड़ दो, लेकिन जो लोग शिप में थे उन्हें परवाह ही नहीं थी, क्योंकि कंपनी ने जो एड्स दिए थे वो एड्स ऐसे थे कि दिस शिप इज़ अनसिंकेबल, ये शिप कभी डूब नहीं सकती, ये सिर्फ इतनी बड़ी है, इतनी सिक्योरिटी फीचर हैं, तो किसी को कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ तक कि जो पहली लाइफ बोट उतारी गई, उसमें टोटल जो तादाद थी लोगों की, जो कैपेसिटी थी वो 65 पीपल की थी, और उसमें जितने लोग बैठे कितने 28। मीन्स के अगर आपको पता हो कि एक जहाज़ डूबने वाला है और आपको पता हो कि हम सर्वाइव कर सकते हैं इस शिप के अंदर, आपको कैप्टन कहे कि आप इसके अंदर बैठ जाओ, ये जहाज़ डूबने वाला है, आप निकलो इधर से। लेकिन फिर भी अवाम ने वहाँ से निकलना पसंद नहीं किया, क्योंकि उनने उस जहाज़ पे इतना यकीन था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता। जो पहली लाइफ बोट वहाँ से निकाली गई, टोटल कैपेसिटी 65 और उसमें जो बैठे थे वो 28 लोग थे। सिर्फ 28 लोगों के साथ पहली लाइफ बोट उतार दी गई। लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक जो रूल था, वहाँ पे जो फर्स्ट निकलेंगे वो बच्चे और औरतें निकलेंगी, तो बच्चों और औरतों को ऐसे करके निकालना स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब जहाज़ में पानी भरना स्टार्ट हुआ, तो पानी को देख के अवाम पैनिक होना स्टार्ट हो गई कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उन्हें फिर एहसास हुआ कि जहाज़ वाकई डूबने वाला है। फिक्स 1 बजे यानी कि क्रैश के 1 घंटे बाद आगे वाले कंपार्टमेंट जहाज़ के सारे पानी के भर गया और जहाज़ टिल्ट हो गया आगे वाली साइड पे। ये देख के जहाज़ में बिल्कुल पैनिक सिचुएशन आ गई। हर कोई एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट हो गया। हर किसी के माइंड में एक जंग वाला माहौल आ गया कि हमने लड़ाई करके या किसी न किसी तरीके से बोर्ड पे बैठना ही बैठना है। लेकिन जहाँ पे सबसे बड़ा मसला सामने आया,
इस जहाज़ ने जो लाइफ बोट कैरी की हुई थी वो जस्ट 20 लाइफ बोट थी। इतना लग्जरियस जहाज़, इतना पैसा, इतनी इन्वेस्टमेंट और फिर भी सिर्फ 20 लाइफ बोट। क्यों? कि उन्हें कभी टेंशन ही नहीं थी कि ये जहाज़ कभी डूब सकता है। उन्होंने लाइफ बोट को एक साइड पोर्शन रखा हुआ था, एक साइड ऑप्शन था कि चलो यार एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी पूरी कर लें, इसलिए सिर्फ 20 लाइफ बोट के साथ वो समंदर में गए थे। इतना लग्जरियस जहाज़, इतना पैसा, इतनी इन्वेस्टमेंट और फिर भी सिर्फ 20 लाइफ बोट। क्यों? कि उन्हें कभी टेंशन ही नहीं थी कि ये जहाज़ कभी डूब सकता है। उन्होंने लाइफ बोट को एक साइड पोर्शन रखा हुआ था, एक साइड ऑप्शन था कि चलो यार एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी पूरी कर लें, इसलिए सिर्फ 20 लाइफ बोट के साथ वो समंदर में गए थे। अब 20 लाइफ बोट और 20 लाइफ बोट में सिर्फ 1200 बंदे आ सकते थे, मगर जो जहाज़ में थे वो 2200 बंदे थे। 2200 बंदे। अब 1000 बंदे को पता था कि हम मरने वाले हैं, कंफर्म मरने वाले हैं। फिक्स 12:05 पे आखिरी लाइफ बोट उतार दी गई। इसके बाद जहाज़ में 1500 बंदे थे और 1500 ने अपना नसीब उस खुदा पे छोड़ दिया जिस पे वो इतरा रहे थे कि ये जहाज़ के पहले से कुदरत में नहीं डुबो सकती। लेकिन वो 1500 वहीं के वहीं रह गए। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो भाग रहे थे, ऐसे बोर्ड्स की तरफ जा रहे थे या कोई ऑप्शन ढूंढ रहे थे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी तकदीर को एक्सेप्ट कर लिया और वहीं बैठ के जो कर रहे थे वही करते रहे। उन्होंने मौत को तस्लीम कर लिया। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके मुताबिक 2:20 पे जहाज़ 2 टुकड़ों में टूट गया और जहाज़ पानी में डूब गया। वो जहाज़ जो अनसिंकेबल था उसे 3 घंटे भी नहीं लगे डूबने के लिए। जो बंदे जहाज़ में थे वो सारे के सारे जहाज़ के साथ डूब गया और जिन्हें तैरना आता था वो डिहाइड्रेशन से डूब गया, क्योंकि उस वक्त उस समंदर का जो टेम्परेचर था वो -2 सेंटीग्रेड था। -2 सेंटीग्रेड पानी में रहना 1 से 2 मिनट से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। सब के सब वहीं के वहीं फ्रीज हो गया। इस जहाज़ का कैप्टन स्मिथ कहा जाता है कि वो एंड टाइम तक जहाज़ को उड़ा रहे थे। और एक और चीज़ भी फेमस है उनके बारे में कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, मगर 3:30 पे कारपेथिया जहाज़ वहाँ पे पहुँच जाता है और जो लोग लाइफ बोट में थे 705 लोग, उन सब को वो बचा लेता है। उसके अलावा उसे नज़र आती हैं लाशें, फ्रीज की हुई लाशें, हर जगह लाशों के अलावा से कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे लाइफ बोट की इम्पोर्टेंस सामने आती है कि लाइफ बोट में जो बंदे भी सवार थे 705 के 705 उसने वहाँ पे बचा लिए। ये जहाज़ पहुँचा था 3:30 पे और जहाज़ क्रैश हुआ था 2:20 पे। 1 घंटा लेट होने की वजह से 1500 बंदे मर गए वहीं के वहीं। हादसे के बाद बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस हुई, बहुत बड़ी कंपनीज इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। सबसे बड़ी बात है, हैरत अंगेज़ बात जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊँ कि इस जहाज़ के करीब एक जहाज़ और मौजूद था उस टाइम, और इतना करीब था कि इस जहाज़ में बैठी हुई अवाम आंखों से उस जहाज़ को देख सकती थी कि वो सामने जहाज़ है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि जहाज़ आने वाला है, हमारी मदद के लिए आने वाला है, क्योंकि वो उसे अपनी आंखों से देख सकते थे, लेकिन वो जहाज़ कभी भी नहीं आया। ये जहाज़ था SS कैलिफोर्निया, जो टाइटैनिक से 37 किलोमीटर के फासले पे था। ये वही जहाज़ था जिसने टाइटैनिक को फर्स्ट वार्निंग दी थी कि सामने बर्फ़ है, आराम से आओ, सामने बर्फ़ है, आराम से आओ। लेकिन जब टाइटैनिक को ज़रूरत पड़ी तो इस जहाज़ के SOS सिस्टम बंद थे। इस जहाज़ ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहाँ तक कि उस जहाज़ में जो लोग बैठे थे उन्होंने कैप्टन को कहा कि देखें पीछे से फ्लेयर्स गन्स जहाज़ से आ रही हैं, टाइटैनिक से, क्या पता उन्हें हमारी हेल्प चाहिए हो। लेकिन उस जहाज़ के कैप्टन ने क्या कहा कि ये अमीरों का जहाज़ है टाइटैनिक, यहाँ के लोग एंजॉयमेंट में ऐसे काम करते रहते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। सो उसने सबको इग्नोर किया। अब खुदाई जाने जो शिप का कैप्टन था स्टैनली लॉर्ड, उसके माइंड में क्या था कि उसने टाइटैनिक की हर चीज़ को इग्नोर किया, यहाँ तक कि उसने SOS सिस्टम भी अपना बंद किया हुआ था। अब इसके पीछे क्या राज है आज तक कोई भी नहीं जान सका। लेकिन सुबह जब ये अपना SOS ऑन करते हैं तो इन्हें हेल्प की कॉल्स आती हैं टाइटैनिक की तरफ से। एक रिकॉर्डिंग सिस्टम, एक रिकॉर्ड मैसेजेस इन्हें रिसीव होते हैं। जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं सुबह तो सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, टाइटैनिक डूब चुका होता है। 2 इन्वेस्टिगेशन हुई इस पूरे टाइटैनिक के केस पे और दोनों में इस जो शिप के कैप्टन थे स्टैनली लॉर्ड, इन्हें जिम्मेदार ठहराया गया कि इनकी वजह से ही वो 1500 बंदे डूबे। लेकिन इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कोई एक बंदा नहीं हो सकता। इसके पीछे या तो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या तो गवर्नमेंट्स होती हैं, या तो कुछ हिडन पावर्स होती हैं। दूसरी गलती एडवर्ड स्मिथ की, कैप्टन की। कैप्टन इतना प्राउड में था, इतना प्राउड फील कर रहा था कि उसने जहाज़ के ऊपर सेफ्टी ड्रिल्स भी नहीं कराई थी। कोई भी जहाज़ जब फर्स्ट टाइम कोई भी जहाज़ जब निकलता है अपने सफ़र पे तो हर 2-3
दिन के बाद वो सेफ्टी ड्रिल्स कराते हैं कि कोई इमरजेंसी होगी तो हमें कैसे डील करना पड़ेगा। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने कोई भी इमरजेंसी ड्रिल नहीं कराई। इवन के 14 अप्रैल जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ जहाज़ का, उस दिन भी एक सेफ्टी ड्रिल थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी कि ये जहाज़ इतना बड़ा है और ये जहाज़ इतना पावरफुल है कि इसे कोई भी नहीं डुबो सकता, तो सेफ्टी ड्रिल की हमें ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गलती उस बंदे की थी जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको याद हो तो पीछे मैंने वीडियो में कहा था कि एक चीज़ याद रखना कि ऊपर से मैसेज आया था कि तुम जहाज़ लेफ़्ट टर्न करो, लेकिन जो उस वक्त स्टीयरिंग पे बैठा था रॉबर्ट स्मिथ, उसने उस लेफ़्ट को सुना लेकिन जहाज़ उसने राइट टर्न कर दिया। अक्सर बंदों की ये नेचर होती है कि वो लेफ़्ट की जगह राइट मूव हो जाते हैं और राइट की जगह लेफ़्ट मूव हो जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी गलती रॉबर्ट स्मिथ की 10 सेकंड के लिए जहाज़ राइट टर्न करना लेफ़्ट की बजाय इस जहाज़ के डूबने की मेन वजह करार पाया। उसकी छोटी सी गलती की वजह से 1500 बंदे मर गए। ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक और थ्योरी भी सामने लेके आए। उन्होंने कहा कि जब इस जहाज़ को इतनी वार्निंग मिल रही थी कि आहिस्ता चलो आगे, आइस भर गया, तो इस जहाज़ ने अपनी स्पीड क्यों नहीं कम की। इसके पीछे भी दो रीजंस, दो थ्योरीज सामने आती हैं। एक ये कि जिस कंपनी ने ये जहाज़ बनाया था व्हाइट स्टार लाइन, और जोसेफ ब्रूस जो उस कंपनी के चेयरमैन थे, उनका नाम सामने आया क्योंकि उन्होंने कैप्टन को इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम स्पीड कम मत करना। एक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है, दूसरा हमने 6 दिन के अंदर अमेरिका पहुंचना है और ये दुनिया का उस वक्त सबसे तेज़ पहुंचने वाला जहाज़ बन जाता। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ और दुनिया के सबसे तेज़ मूव करने वाला जहाज़ टाइटैनिक को बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से कैप्टन ने सारी वार्निंग को इग्नोर किया और जहाज़ की स्पीड कम ना की। इवन के कुछ जगहों पे जब वार्निंग आई तो कैप्टन ने वो वार्निंग, इससे एक डिज़ास्टर की वजह से शिपिंग के सारे रूल तब्दील हो गए। जैसे हम कहते हैं कि 9/11 के बाद एयरलाइंस के सारे रूल तब्दील हो गए, इस एक डिज़ास्टर के बाद सब के सब रूल्स तब्दील हो गए। जितने बंदे जिस जहाज़ में होंगे मस्ट है कि उतनी बोट्स ही, लाइफ बोट्स ही हों, उतनी सीट्स ही हों। ऐसे नहीं है कि बंदे हज़ारों और लाइफ बोट्स 500, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन 1500 ने अपनी जान की कुर्बानी दे के इस पूरी शिपिंग इंडस्ट्री का रुख ही चेंज कर दिया। इसको इतना ज़्यादा सेफ बना दिया कि हमारी सोच से भी ज़्यादा है। अब एंड पे मज़े की बात, जब ये जहाज़ पानी में डूबा, इस जहाज़ के रैकेज, इस जहाज़ को ढूंढने के लिए भी इंसान को 70 साल लग गया। 70 साल, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ समंदर में डूबा हुआ और इंसान को ढूंढने के लिए 70 साल लग जाए। आप दिमाग में सोचें कि ये कैसी चीज़ है। 70 साल बाद अमेरिकन्स ने ये जहाज़ ढूंढ लिया। नंबर 1985 रॉबर्ट मिलर और माइकल, फ्रेंच पर्सन, उन्होंने जाके ये जहाज़ ढूंढा। 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ज़मीन के नीचे से ये जहाज़ उन्होंने ढूंढा। जब इन्होंने शिप ढूंढी तो ये शिप के 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। हमने स्टार्ट में देखा कि शिप टूट गई थी, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट से 800 मीटर के फासले पे था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज के टाइम शिप का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ, ये पहली पिक्चर है, शिप ऐसे लगती थी और आज के दौर में शिप का स्ट्रक्चर ऐसे है। लेकिन आज 100 साल बाद भी टाइटैनिक को लेके लोगों में जो क्यूरियोसिटी है वो आज भी बाकी है। हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ सवाल है। साल 2012 में एक अमेरिकन ने अनाउंस किया कि मैं सेम शिप बनाऊंगा, टाइटैनिक जैसी फैसिलिटीज़ होंगी, टाइटैनिक जैसा स्ट्रक्चर होगा, टाइटैनिक जैसी लुक एंड फील होगी उसकी, मगर पैसों के अलावा भी ऐसी शिप बनाना अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि विदाउट इंटरनेट, विदाउट मोबाइल ऐसी शिप चल ही नहीं सकती। वो समुंदर में उतरने से पहले ही सिंक कर जाएगी। लेकिन टाइटैनिक की क्यूरियोसिटी आज भी है। टाइटैनिक में जो सस्पेंस है वो आज भी, टाइटैनिक को लेके ये क्यूरियोसिटी हर किसी में है। अगर आप में है, आपके माइंड में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको सवाल का आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक पे।